इन क्वेश्चन क्या आते हैं हमें इस पर डिस्कस करना है। तो हम चैप्टर नंबर 3 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में मेन चीज़ें क्या क्या आती है उसको समझते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, देखो ये आपको दे रखा है भौतिक गुणधर्म। तो धातुओं के पहले समझने कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो यहाँ भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर से। जैसे इस वाले चैप्टर में आएंगे तो 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर लंबा तार खींचा जाता है। दूसरा होता है आगत वर्धितता गुणधर्म किसे कहते हैं। नेक्स्ट होता है तन्यता किसे कहते हैं। ये गुणधर्म यहाँ पूछ लिया था, तन्यता किसे कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम गुणधर्मों की बात करें जैसे इस चैप्टर में आगे ले, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे को कुछ एक उदाहरण दे रखे हैं। जैसे हम बात करें सिल्वर और कॉपर की, तो सिल्वर और कॉपर क्या होता है, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। मरकरी की बात करेंगे तो मरकरी जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ये अपवाद वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट में पीवीसी, तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होती है, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड इसका आंसर है। ध्वनिकता किसे कहते हैं, तो कोई भी जो धातु जो होती है जब किसी अधातु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनिकता कहते हैं। अब अधातुओं के अगर हमें भौतिक गुणधर्म याद रखने, तो अधातुओं के देखो भौतिक गुणधर्म याद रखने का तरीका क्या है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म याद रखने में जो धातु की जो गुणधर्म है उन्हीं गुणधर्मों को क्या कर दो, आप उल्टा कर दो। यानी ये गुण अधातुओं में नहीं होते। अधातुओं की एक स्पेशल बात ये होती है कि अधातुओं के अंदर अगर हम देखते हैं तो अधातुओं में एक भंगुरता गुण पाया जाता है। तो भंगुरता का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने लिया क्या पत्थर लिया, उसके हम टुकड़े करते हैं तो बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये पदार्थ का ये गुणधर्म क्या कहलाता है, भंगुरता। अब देखो हम ये अपवाद एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन अपवादों को ध्यान से सुन लेना। पहला अपवाद है हमारा यहाँ मरकरी। क्या है अपवाद, मरकरी। तो मरकरी क्या होता है, ये अपनी द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, होता धातु है और धातु होने के पास में द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमें समझना है जैसे गैलियम और सीजियम। तो गैलियम और सीजियम जो होती है इसे हम हथेली पर रखेंगे तो ये पिघल जाती है। फिर नेक्स्ट होता है आयोडीन। आयोडीन जो होता है उसमें चमक पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन। कार्बन के एक से अधिक रूप पाए जाते हैं। जैसे कार्बन का पहला रूप हो गया हमारे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिलिस फुलरीन हो गया। फिर नेक्स्ट बात है क्षारीय धातु, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये बहुत ज़्यादा मुलायम होती है और चाकू से काटने पर कट जाती है। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए कि यहाँ किसका क्या उपयोग होता है। यहाँ से छोटा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। तो धातुओं की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, देखो इनको कैसे याद रखना है, इसका तरीका क्या है समझो आप। तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सारी हमारी धातु होती है। वायु में दहन करने पे देखो धातु के साथ में क्या होता है, अगर हम धातु की वायु से अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु से अभिक्रिया करवाने पर इसमें क्या होता है कि धातु प्लस ऑक्सीजन बनता है धातु ऑक्साइड। अगर हम कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर देखो आपको ये समझना है इस चैप्टर में कि हमारे यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है कि वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, उस धातु ऑक्साइड को हम बोलते हैं उभयधर्मी धातु ऑक्साइड। ये रासायनिक समीकरण आपको लर्न कर लेनी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अपने HCl से रिएक्शन कर रहा है, देखो ये अम्ल से रिएक्शन करके बता रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका उदाहरण है और ए से हमारे जिंक ऑक्साइड इसका उदाहरण आ जाएगा। तो आप ये याद करें उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं कि वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल से तथा क्षार से दोनों से अभिक्रिया करता है, उस धातु ऑक्साइड को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट आता है, देखो इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी जो छोटे मोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं यहाँ पर। तो सोडियम, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु जो होती है वायु में ऐसे खुला छोड़ देंगे इसको तो तुरंत प्रभाव से आग पकड़ लेगी, पोटेशियम और सोडियम। तो ये सोचा पोटली सोने की बंधी हुई, अगर आपने बाहर छोड़ दी तो कोई भी उसे उठा के ले जाएगा। तो पोटेशियम, सोडियम। फिर देखो अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं जैसे मान लो हमने लिया कॉपर की, तो कॉपर के ऊपर क्या है, उस पर काले रंग की परत छिड़ जाती है। तो कॉपर कैसे अभिक्रिया करता है, कॉपर वगैरह कॉपर ऑक्साइड पर काले रंग की परत छिड़ जाएगी गर्म करने पर। फिर नेक्स्ट ऐसे चांदी के ऊपर भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। चांदी को भी अगर हम गर्म करें तो काले रंग की परत चढ़ जाएगी। कॉपर पे काले रंग की होगी, चांदी पे काले रंग की होगी। गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, अधिक ताप पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखो मैंने गलत बोल दिया, कॉपर की तो काले रंग की परत छिड़ जाती है और सोना और चांदी अभिक्रिया नहीं करते हैं। लोहा जो होता है, तो लोहे में ध्यान रखना कि लोहे को हम डायरेक्ट गर्म करेंगे तो वो गर्म नहीं होगा, पर उसकी छीलन होगी, चूर्ण रूप में होगा, ऐसे छीलन टाइप की होगी, तो उसको गर्म करें तो जल जाएगा। तो यहाँ मेन मोटी मोटी देखो बातें क्या क्या समझ आती हैं कि धातु की अगर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं धातु ऑक्साइड बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है।
तो वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है वो विधर्मी धातु ऑक्साइड कहलाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, अब देखो आगे समझ लो, मैंने समझा दिया इसको पूरे को। एनोडीकरण किसे कहते हैं? तो एनोडीकरण क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एनोडीकरण किसे कहते हैं? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया, यानी हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बना देते हैं ताकि वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की पतली परत का निर्माण हो जाए और उसके मतलब किसी तरह से उसको नुकसान ना होगा। तो एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की मोटी परत का बनना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। आगे समझते हैं। देखो इसमें एक चीज़ को समझना, एग्जाम में ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे धातु ऑक्साइड इसमें दे रखा है, मैग्नीशियम कौन अभिक्रिया तेज करता है? मैग्नीशियम जो है धीमी अभिक्रिया करता है। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील है। तो पूछ लेगा कि सोडियम और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो आंसर क्या होगा? ये सोडियम की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, लेकिन ऑक्सीजन दहन से पहले हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। तो अभिक्रियाशीलता का आपको क्रम पता होना चाहिए। धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो धातु जल से अभिक्रिया कैसे करती है, तो मैंने उसके लिए आपको एक कहानी सुनाई थी पूरी धातु की जल से अभिक्रिया की। तो धातु की अगर हम बात करते हैं जल से अभिक्रिया कैसे करती है, तो धातु जल से अभिक्रिया करके, तो इसमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम ये डायरेक्ट जल से अभिक्रिया करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो आग पकड़ लेती है। नंबर 2 था कि कैल्शियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, पर हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो किसके चिपक जाते हैं? कैल्शियम के। और मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल से अभिक्रिया करता है और वही होता है उसमें भी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसके बुलबुले मैग्नीशियम के चिपक जाएंगे और वो भी जल में तैरता रहता है। और फिर जो भाप से अभिक्रिया करने वाले कौन थे? सोडियम, पोटेशियम। गलत है। भाप से अभिक्रिया जो करते हैं, एल्यूमिनियम की छड़ लेकर आयरन मैन जिंदाबाद के नारे लगाता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों क्या करते हैं? भाप से अभिक्रिया करते हैं। और सोना, चांदी और लेड, ये क्या है कि लेड, कॉपर किसी जल से अभिक्रिया, किसी से नहीं है, जल से बात कर रहे हैं, जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसको याद रखने की मैंने ट्रिक बताई थी कि नाना जी है अपने सोडियम और पोटेशियम, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो इसको ट्रिक वाली मैं आपको आगे बता दूंगा। एक बार मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं, फिर इनकी ट्रिक वगैरह से और याद करवा दूंगा, इसका वीडियो बना के भेज दूंगा ताकि आप आराम से याद कर लेना। तो फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं कि क्या एग्जाम में आता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना आपकी HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? जो H2 जैसे ही मान लो किसी भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो तुरंत प्रभाव से क्या होगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसको आप पढ़ लेना, ये भी पूछ लिया जाता है इसमें से HNO3। एक्वा रेजिया एग्जाम में पूछा जाता है। एक्वा रेजिया क्या होता है? तो एक्वा रेजिया क्या होता है कि जैसे अगर हम 3:1 के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिला लें, क्या मिला लें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिला लें तो इस प्रकार एक्वा रेजिया बनेगा, जिसे भभकता हुआ द्रव कहते हैं। लोहे को, प्लेटिनम को पिघलाने के लिए काम में आता है। तो एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर देखो यहाँ अगर हम आगे आते हैं चैप्टर में, आगे हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि यहाँ विस्थापन अभिक्रिया दे रखी है कि एक धातु जब दूसरी धातु से अभिक्रिया करती है तो उसमें क्या होता है? विस्थापन कर देती है उसे, इसके विलयन से। तो अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु का समूह कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापन कर देती है। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया ही दे रखी है, तो आप पढ़ लेना, पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है। सक्रियता श्रेणी याद रखने का तरीका, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो ये याद रखना। हमने पोटली ली सोने की, पोटली किसकी ली? सोने की हमने पोटली ले ली। तो पहले लेंगे पोटेशियम पोटली सोने की, उसे काका जी ने उठाया, काका जी मतलब सीए करे हुए कैल्शियम, और मामा जी को पकड़ा दी। किसको पकड़ा दी? फिर वो क्या होता है, तो इस तरह से देखो, इसमें ट्रिक बना के आपको समझ लेना, ट्रिक से इसको करना है और ट्रिक से इसे याद कर लेना, ठीक है। ये आपको याद होता है, एग्जाम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखो इसमें से आगे क्या आ रहा है, पहले बार फोकस करते हैं, फिर ट्रिक वाली बात आगे कर लेंगे। फिर देखो नेक्स्ट वाला, धातु अधातु से अभिक्रिया कैसे करता है। तो इसकी देखो शॉर्ट में समझो कि धातु क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, धनायन बनाएगा। क्लोरीन क्या होती है, जो अधातु होती है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा। धनायन ऋणायन से अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। इस प्रकार धातु अधातु से अभिक्रिया
करता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ऐसे ही मैग्नीशियम का उदाहरण दे रखा है कि मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसके बाद में क्या होगा कि क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो क्लोरीन हमारे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन बना लेगा। अब मैग्नीशियम धनायन जो है वो क्लोरीन ऋणायन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आयनिक यौगिक का निर्माण हो रहा है। आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया था कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं, तो 2-3 बातें आपको याद होनी चाहिए। एक तो गलनांक और क्वंथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें आयनिक बंध प्रबल होता है, बहुत मजबूत बंध होता है, तो इसको गलाएंगे तो गलनांक भी उच्च होगा और क्वंथनांक भी क्या होगा, इनका उच्च होगा। भौतिक प्रकृति की बात करेंगे तो इनके बीच में किस तरह का बंध पाया जाता है, मजबूत आकर्षण बंध पाया जाता है, मजबूत। तीसरी बात करें घुलनशीलता, तो आयनिक यौगिक सिर्फ आयनिक विलायकों में ही घुलते हैं। आयनिक जैसे मानो नमक का जलीय विलयन लेंगे तो नमक में ही घुलेंगे, और जो हमारे होते हैं जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जैसे मान लो हमने बात की पेट्रोल ले लिया, केरोसिन तेल ले लिया, उसमें आयनिक यौगिक नहीं घुलेंगे। विद्युत चालकता, अगर हमें ठोस अवस्था में है आयनिक यौगिक तो उसमें विद्युत का चालन होगा, पर द्रव अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होता। सॉरी गलत, ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं होता, नमक में नहीं होगा, पर नमक का जलीय विलयन ले लेंगे तो उसमें विद्युत का चालन होता है। तो आयनिक यौगिकों की गलित अवस्था में ही विद्युत का चालन होता है, बाकी अवस्थाओं में विद्युत का चालन नहीं होता। अब इसमें आगे हम बात करते हैं, देखो धातुओं की प्राप्ति। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि धातुओं की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो आप समझो कि धातुओं की प्राप्ति अगर हम करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे अगर हम लेंगे कि हमारे पहले धातु खनिज किसे कहते हैं और ऐस किसे कहते हैं, तो हमारी पृथ्वी की जो भूप्रवृत्ति होती है, जमीन होती है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपके खनिज पाए जाते हैं। अब यहाँ जो ये खनिज पाए जाते हैं तो इन खनिजों में क्या होता है, इसको खनिज को अयस्क कब कहते हैं। जैसे मान लो आपने कोई एक खनिज निकाला, उस खनिज को निकालते टाइम पे आपने उसको पूरा साफ करोगे, उसमें जो अधात्री होगा, जो गेंग होगी, जैसे अपने हो गया पत्थर हो गया, कंकड़ हो गया, उनको साफ करेंगे और फिर लास्ट एंड फाइनल हमें वो एक धातु मिल जाएगा। अब ये आपने कोई खनिज निकाला और उसको साफ करवाने में आपको 100 रुपये खर्च हो गए, और मार्केट में वो खनिज, अब जब आप धातु बेचने जा रहे हो, जैसे मान लो लोहा ही प्राप्त कर लिया, अब लोहा बिक रहा है 150 रुपये का, तो हमें लाभ मिल रहा है उससे। तो अगर किसी खनिज को अगर हम पूर्ण रूप से उसको साफ कर देंगे, उसका निष्कर्षण कर देंगे, उससे धातु प्राप्त कर लेंगे, तो धातु प्राप्ति के पश्चात हमें क्या हो, लाभ हो, तो वो खनिज कहलाता है अयस्क। और अगर हमें वहाँ से लाभ प्राप्त नहीं होता तो वह खनिज क्या कहलाता है, वो खनिज ही कहलाता है। धातु का निष्कर्षण, तो धातु का निष्कर्षण करने के लिए देखो धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे अधिक क्रियाशील, तो ये 3 में को कैसे हम गेंग, तो गेंग किसे कहते हैं, अधात्री किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। अब आगे आते हैं हम, इसमें चैप्टर में आगे समझते हैं। तो देखो धातु के निष्कर्षण का देखो तरीका क्या है, अयस्क कैसे आंदोलन होता है। तो देखो सबसे पहले आ रहा है ये कि सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। सबसे जो नीचे आने वाली है बहुत कम क्रियाशील होती है, तो हमने यहाँ पर ले लिया, हमने पारद का एग्जाम्पल लिया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, पारद कहते हैं। क्या कहते हैं, पारद कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को पहले हम डायरेक्टली इनको गर्म करने पर, तो सबसे कम क्रियाशील जो अपने धातु ऑक्साइड होते हैं उनको गर्म कर लेने के से ही हमें क्या हो जाती है, शुद्ध रूप से धातु प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए हमने लिया पारद। अब पारद की हमें अभिक्रिया करवाएंगे, तो इस अभिक्रिया में देखो आप, इसकी हमने पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी, इसको गर्म किया, गर्म करना मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया। इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को और अधिक हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, को और अधिक गर्म करने पर हमें क्या बन जाएगा, हमें क्या प्राप्त होता है, मरकरी प्राप्त। ध्यान देना, सक्रिय श्रेणी में मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण करने के 2 तरीके हैं। अब एग्जाम में पूछ लिया था क्वेश्चन कि भर्जन किसे कहते हैं और निस्तापन किसे कहते हैं। तो भर्जन वायु, एक तो होता है वायु की सीमित मात्रा में रखना कि भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, और ऑक्साइड बनने का तो उसकी कार्बन से अभिक्रिया। एग्जाम में नेक्स्ट देखो, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का हम उपयोग करते हैं। तो विद्युत अपघटनी विधि देखो पूछ लिया जाता है, तो इसको
तो विद्युत बटनी विधि देख लेना। संचारण कैसे होता है पहले चैप्टर में समझा दिया आपको कि धातुओं में क्या किया हमने, जैसे हमने लोहे पे जंग लगना संचारण का उदाहरण दे रखा है। अब यहाँ पर देखो ये चित्र जो दे रखा है इसमें ये बात बता रखी है कि देखो पहले क्या है, वायु प्रेजेंट है पर जल प्रेजेंट नहीं है। दूसरे वाले में वायु जल दोनों प्रेजेंट है। तीसरे वाले में शुष्क है पर क्या है इसके, तो इसमें ये ध्यान दोगे कि आप सिंपल तीनों उदाहरणों से सिर्फ ये समझा रखा है कि अगर कोई भी लोहा जल के संपर्क में और वायु के संपर्क में डायरेक्ट आएगा तभी उस पर जंग लगेगी, अदरवाइज जंग नहीं लगेगी। बस ये पूरी बात यही समझा रखा है। अब देखो आगे हम समझते हैं इस चैप्टर में आगे क्या चीज़ है। तो आगे देखो कि इसमें आपको देखो ये समझना है, इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि यशद लेपन किसे कहते हैं, यहाँ से आप याद कर लेना इसे। फिर मिश्र धातु किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कितने, अगर हम किसी भी चीज़ में कार्बन को कितने प्रतिशत मिलाते हैं अपने इसको कठोर बनाने के लिए लोहे को इनको। फिर नेक्स्ट देखा 24 कैरेट सोने का मतलब क्या होता है, 22 कैरेट सोने का मतलब क्या होता है। ये एग्जाम्पल ये मिश्र धातु पूछ लेगा, पीतल, पीतल में कॉपर और जिंक, तांबे में होता है कॉपर और टीन, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। इसी प्रकार आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ।